हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बढ़िया होगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, तो अपना मॉडर्न हिस्ट्री का हम प्रिपरेशन कर रहे थे, ठीक है, जो कि हमारी सीरीज़ चल रही थी। और जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जिन जिन लोगों के पास हमारा ये वीडियो पहली बार पहुंच रहा है और वो अगर अपनी मॉडर्न हिस्ट्री की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या फिर पॉलिटी की करना चाहते हैं, अगर वो अपना जीएस स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उनके लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है, आपको सारी चीज़ें एक ही जगह पर मिलेंगी, कहीं पर भी नहीं भागना पड़ेगा। तो हम बात कर रहे थे, देखो गाइज, एक और चीज़ की जो इतने दिन से गैप आया हुआ है वीडियोस में, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन आज से अब से और वीडियो रेगुलर आएगा अपना। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में हम लास्ट वीडियो में जो हमने पढ़ाई करी थी वो पढ़ा था हमने कि कैसे मुगल एम्पायर का एक फिजिकल डिसइंटीग्रेशन हुआ था। जो कि हमने बात करी थी कि हैदराबाद में निज़ाम ने जाकर कैसे वहाँ हैदराबाद को मुगल एम्पायर से फिजिकली अलग किया, किस तरह से चीज़ें हुई थी, वो सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी। और अगर कोई भी ये वाला वीडियो देख रहा है या लास्ट वीडियो, कोई भी रैंडम वीडियो अगर मॉडर्न हिस्ट्री का देखता है, ठीक है, और उसको मॉडर्न हिस्ट्री प्रिपरेशन करनी है, तो गाइज बस एक रिक्वेस्ट है कि फर्स्ट वीडियो से आप देखना, ठीक है, स्टार्टिंग से, तभी आपको चीज़ें क्लियर होंगी। तो अब इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि बाजीराव, इस वीडियो में जो चीज़ें आएंगी कि बाजीराव वन, ठीक है, और नादिर शाह, बाजीराव वन और नादिर शाह, इन लोगों ने दिल्ली पर अटैक किया। और उसके बाद जो अपने मोहम्मद शाह रंगीला थे, उनका क्या हुआ, वो सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको बता दिया था कि किस तरह से अवध, जैसे कि हैदराबाद निज़ाम ने, ठीक है, मुगल एम्पायर से फिजिकली डिसइंटीग्रेट किया था, सेम उसी तरह से बंगाल भी हुआ था, मैंने आपको बताया था, अवध भी हुआ था। ठीक है, सॉरी, बंगाल में मैंने आपको बताया था मुर्शीद कुली खान थे, अवध में कौन था, अपने सादत थे, और निज़ाम थे हैदराबाद के। और ये बंगाल के और अवध के, ये सादत और मुर्शिद थे, इन दोनों ने क्या किया, हैदराबाद के जो निज़ाम थे इनको देखकर, इनकी चीज़ें कॉपी करके, इन्होंने भी अवध को और बंगाल को भी सेम हैदराबाद की तरह बना दिया था। और अवध, हैदराबाद और बंगाल, ये तीनों जो है ऑटोनोमस स्टेट बन चुके थे। मैंने आपको बताया था ऑटोनोमस स्टेट क्या होता है, मैं वापस से बता देता हूँ। ऑटोनोमस स्टेट वो होते हैं कि जहाँ जिन राज्यों में है, ठीक है, वहाँ की हर एक चीज़ को, मतलब हर एक काम हो, चाहे रूल्स रेगुलेशंस हो, चाहे कोई नई पॉलिसी हो, चाहे किसी के ऊपर कुछ भी काम करना हो, अटैक करना हो, वॉर करना हो, लड़ाई करनी हो, टैक्स कलेक्ट करना हो, इवन कुछ भी करना हो उस स्टेट में, जो भी काम काज रहते हैं, ठीक है, उन सब चीज़ों का काम कोई और करता है। बट ज़रूरत पड़ने पे राजा से सिर्फ सिग्नेचर या स्टैंप ले लिया जाता है। कि जैसे होता है ना कि प्राइम मिनिस्टर सारे काम कर रहे हैं इंडिया में, लेकिन रिप्रेजेंट कर देते हैं प्रेसिडेंट को, या फिर कोई भी बिल आता है तो उसको पास तो कौन करते हैं, लोग, बिल आता है लोकसभा राज्यसभा में, सारी चीजें हो जाती हैं, बस इन दी एंड क्या, प्रेसिडेंट के पास वो फाइल जाती है और प्रेसिडेंट सिग्नेचर कर देते हैं। उसी तरह से अवध, हैदराबाद, मतलब ऑटोनोमस स्टेट मतलब ये हुआ कि उन स्टेट्स, ऐसे स्टेट्स जहां पर काम कोई और कर रहा हो, लेकिन बस एक सिग्नेचर और स्टैंप के लिए राजा के पास जाते हैं, उसी तरह से। तो ये जो अवध है, हैदराबाद है, बंगाल है, ये तीनों ऑटोनोमस स्टेट बन चुके थे। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, मैंने आपको बताया था ये अपना मैप है, ठीक है, यहाँ पर ये पूरा मुगल एम्पायर है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था इस जगह पे यहाँ पे मराठास हैं। अब मराठास के एक पेशवा थे, और वो पेशवा कौन थे, बाजीराव बन। अब देखो, ये कहीं ना अपना बाजीराव मस्तानी है ना मूवी, उसमें जो बाजीराव थे, ये उन्हीं की कहानी है, ठीक है, याद रखना। तो 1720, यानी कि 1720 से लेके 1740 तक की इन बाजीराव की कहानी है। और ये बाजीराव की कहानी क्या है, तो जो एक पेशवा थे मराठास में, ठीक है, ये जो मराठा एम्पायर है पूरा इस साइड, ठीक है, मराठास में एक बाजीराव थे, बाजीराव वन थे, पेशवा थे, ठीक है। और उनका क्या था, उनका एक उनकी एक क्या बोलते हैं, उनकी एक मानसिकता थी, उनकी एक सोच थी। वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि हम मराठा एम्पायर को एक्सपेंड करें, एक्सपेंशन चाहते थे मराठा एम्पायर का। और वो कहाँ एक्सपेंशन चाहते थे, वो चाहते थे नॉर्थ की तरफ, ठीक है। अब नॉर्थ की तरफ एक्सपेंशन चाहते तो थे, और इनकी जो बाजीराव की कहानी है वो 1720 से लेके 1740 के बीच की है। अब ये एक्सपेंशन कैसे हुआ, ठीक है, तो बाजीराव क्या हुआ, बाजीराव सोचने लग गया मराठा एम्पायर के एक्सपेंशन के बारे में, और वो मूव करना चाहते थे किधर की तरफ, दिल्ली की तरफ। यानी कि ये जो देखो, इस तरह से बाजीराव ने पूरा मराठा एम्पायर एक्सपेंड किया था। ये मैंने आपको पहले से एक पिक्चर दिखाई है कि इस तरह से, देखो, यहां पर थे मराठास, इस जगह पर
वो बाजीराव क्या चाहते थे, हम ऊपर नॉर्थ की तरफ, यहाँ दिल्ली आ जाता है, ठीक है, तो ये पूरा ऊपर की तरफ वो एक्सपेंड करना चाहते थे और इस तरह से मराठा एक्सपेंड हुए भी थे, आप पिक्चर में देख सकते हो, ठीक है। तो यहां पर आप ये देखो, एक नर्मदा नदी है, यहां पर देखो मैंने ये नर्मदा नदी ब्लू कलर में आपको दिख रही होगी, ठीक है। तो इस नर्मदा नदी की तरफ ये ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, तो ये नर्मदा नदी से ऊपर यानी कि नर्मदा नदी के नॉर्थ साइड तक एक्सपेंड करना चाहते थे, ठीक है। तो यहां पर मैं देखो मैंने बताया ये नर्मदा नदी है, इसके नॉर्थ साइड तक यहां तक एक्सपेंड करना चाहते थे पूरा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो ये अगर आपको क्वेश्चन कोई पूछा जाता है कि कौन से राजा चाहते थे मराठा एम्पायर को एक्सपेंड करना, तो यहां पर आप क्वेश्चन टिक कर सकते हो बाजीराव वन, जो कि थे राजा और वो एक्सपेंड करना चाहते थे मराठा एम्पायर को, कहां, नर्मदा के नॉर्थ की तरफ, यानी कि पूरा नर्मदा के नॉर्थ साइड तक अपने मराठा एम्पायर को एक्सपेंड करना चाहते थे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब यहां पर मैंने कुछ चीजें लिखी हैं, जैसे कि आप यहां पर ये देखो, बंगाल के जो थे राजा, मतलब कहीं ना कहीं वो सूबेदार थे। देखो सबसे पहले शुरुआत करी थी निजाम ने, या उनको चिनकुलिच कह लो या असफ जहां कह लो, ठीक है। इनके ये तीनों नाम एक ही है, यानी तीनों नाम थे बट इंसान एक ही थे। और इन्होंने क्या किया था, हैदराबाद में आके पहले सूबेदार बने या जो भी बने, ठीक है, वजीर बने, गवर्नर बने। उसके बाद इन्होंने कहीं ना कहीं धीरे धीरे, क्योंकि मोहम्मद शाह तो सिर्फ दारूबाज था, उसको कोई होश नहीं था कि एम्पायर में क्या चल रहा है, तो निजाम ने उसी तरह से चीजें क्या करी, धीरे धीरे उसमें अपने आप को राजा बताया, लोगों के ऊपर राजा बन के लोगों के ऊपर राज करना शुरू कर दिया, वहां की चीजें संभालने लगा, और उसने धीरे धीरे कहीं ना कहीं हैदराबाद का एक हिस्सा फिजिकल डिसइंटीग्रेट कर दिया था मुगल एम्पायर से। और सेम निजाम की ऐसी हरकत देखकर, ऐसी चीजें देखकर अवध यानी जो सादत खान थे या फिर जो मुर्शिद कुली खान थे, ये दोनों कौन थे, गवर्नर थे, सूबेदार थे, कहां के, बंगाल और अवध के। मुर्शिद कुली खान बंगाल के गवर्नर थे यानी कि सूबेदार, और सादत खान सूबेदार थे अवध के। इन दोनों ने देखा कि निजाम ने ऐसी ऐसी चीजें करी, तो निजाम की ऐसी चीजों से प्रोत्साहित होकर उन्होंने भी सेम चीज कर ली। उनको पता था राजा तो आराम से दारू में बैठा, दारू के नशे में बैठा हुआ है, उसको कुछ नहीं पता। तो सादत खान और मुर्शिद कुली खान, इन दोनों ने ही कहीं ना कहीं हैदराबाद की तरह अवध और बंगाल को भी बना दिया, यानी कि अवध और बंगाल का भी डिसइंटीग्रेशन, इनकी अलग एक हिस्सा बना दिया मुगल एम्पायर से हटके। सबसे पहले सूबेदार, देखो सादत खान और मुर्शिद कुली खान ये सूबेदार थे। अब मैंने यहां पर कुछ डेट्स लिखी हैं, आप यहां पर देखो कि हैदराबाद के आगे लिखा है मैंने, यानी कि निजाम के आगे 1724 लिखा, सादत खान के आगे 1722 लिखा, मुर्शिद कुली खान के आगे 1717 लिखा। लेकिन मैंने आपको यह बताया कि हैदराबाद सबसे पहले डिसइंटीग्रेट हुआ था मुगल एम्पायर से फिजिकली। तो अवध तो 1722 की बात कर रहा हूं, बंगाल 1717 की। तो मैंने ये साल कम क्यों लिखे हैं, क्योंकि सादत खान और मुर्शिद कुली खान सूबेदार ऑलरेडी बन चुके थे, यानी कि सादत खान अवध के सूबेदार 1722 में बन चुके थे और मुर्शिद कुली खान बंगाल के सूबेदार 1717 में बन चुके थे। कब्जा इन्होंने बाद में किया था, ठीक है, मतलब निजाम की तरह उस जगह पर, उस स्टेट पर कब्जा बाद में किया था, लेकिन ये ऑलरेडी सूबेदार बन चुके थे, इसलिए मैंने वहां पर 1717 और 1722 लिखा। और 1724 में निजाम ने हैदराबाद को अलग किया था, फिजिकली डिसइंटीग्रेट किया था मुगल एम्पायर से, ठीक है। अब यहां पर मैंने एक वर्ड इंट्रोड्यूस किया, हेरिडेटरी करेक्टर। हेरिडेटरी करेक्टर का मतलब यहां पर सिंपल सी बात यह थी कि जब ये सादत खान और मुर्शिद कुली खान या फिर कह लो निजाम, इन तीनों यानी हैदराबाद, बंगाल और अवध के राजा बन चुके थे, ठीक है। तो अब जब ये इन्होंने फिर इन तीनों इस राज्यों का मुगल एम्पायर से डिसइंटीग्रेशन यानी कि अलग हिस्सा कर दिया था, तो इसमें यहां पर हेरिडिटरी करेक्टर का मतलब आ गया कि जब ये कहीं ना कहीं राजा बन चुके थे उन तीनों स्टेट्स के, तो जब ये लोग मर जाएंगे तो इनकी आने वाली, यानी कि जब ये तीनों यानी कि मुर्शिद कुली खान, सादत खान या निजाम, जब ये तीनों की डेथ हो जाएगी तो उसके बाद उन राज्यों का राजा कौन बनेगा, उन स्टेट्स का किंग कौन बनेगा, तो ऑब्वियसली उन स्टेट्स का जो किंग बनेगा वो इनके बेटे बनेंगे, ठीक है। इसको हेरिडिटरी कैरेक्टर कहते हैं, ठीक है। तो मैंने यहां पर लिखा नाउ वेदर या तो बंगाल हो या फिर चाहे हैदराबाद हो चाहे अवध हो, अब इन तीनों राज्यों के जो राजा बनेंगे वो बनेंगे इन तीनों के बेटे। तो कहीं ना कहीं आप ये देखो, आने वाली जनरेशन, मुगल एम्पायर के जो स्टेट्स थे उनका डिसइंटीग्रेशन हुआ, उसके बाद उनमें जो राजा थे वहां पे जब उनकी डेथ हो जाएगी तो उन राज्यों के राजा कौन बनेंगे, उन तीनों के बेटे। तो कहीं ना कहीं आप ये देखो, मुगल एम्पायर में जो अभी तक पीढ़ी दर पीढ़ी मुगल्स बनते आ रहे थे राजा, तो कहीं ना कहीं उनका खात्मा हुआ,
ठीक है, मुगल एम्पायर के बेटे अब राजा नहीं बनेंगे उन स्टेट्स के। ठीक है, उसी तरह से तो ये हुआ हेरिडेटरी कैरेक्टर। तो इन 1717 और 1722 यानी कि मुर्शिद कुली खान या सादत खान सूबेदार थे। बाद में इन्होंने बंगाल और अवध को एक राजा के रूप में कैप्चर कर लिया था, और इसीलिए फर्स्ट फिजिकल डिसइंटीग्रेशन अगर आपसे कोई पूछे तो आप हैदराबाद टिक करोगे, या ऐसा कोई क्वेश्चन आता है फर्स्ट फिजिकल डिसइंटीग्रेशन मुगल एम्पायर का हुआ था तो वो था हैदराबाद। ठीक है, ये सादत अवध और बंगाल का बाद में हुआ। अब आगे चलते हैं। अब क्या हुआ जब ये सारी चीजें हुई, तो जब ये तीनों यानी कि निजाम, ठीक है, या फिर चाहे सादत खान या मुर्शिद कुली खान, जब ये तीनों ऐसी चीजें कर रहे थे, निजाम से अप्रिशिएट होकर, निजाम से प्रोत्साहित होकर, अलग अलग राजाओं को जो राज्य थे उनको मुगल एम्पायर से अलग जब कर रहे थे, तो ये सारी चीजें ना कहीं बाजीराव जो मराठा के पेशवा थे वो देख रहे थे कि ये इंटरनली यानी कि उनके मुगल एम्पायर के अंदर ही अंदर ये लोग कैसे टुकड़े कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें वो लोग बाजीराव जो है वो देख रहा था। और तब जब बाजीराव ने ये सारी चीजें देखी तो बाजीराव के दिमाग में ये आया कि अब ना कहीं मोहम्मद शाह रंगीला जी बहुत ज्यादा कमजोर पड़ चुके हैं, तो ये सही समय है मुगल एम्पायर पे यानी कि दिल्ली पर अटैक करने का। और 1737 में बाजीराव ने एक बड़ा अटैक, एक ऐसा अटैक किया कि मोहम्मद शाह सोच भी नहीं सकते थे। एक ऐसा अटैक दिल्ली पर किया 1737 में, और मोहम्मद शाह को बाजीराव ने हरा दिया। बाजीराव ने मोहम्मद शाह को हरा दिया। ठीक है, लेकिन बाजीराव ने जब अटैक किया तो मोहम्मद शाह को हरा दिया, लेकिन वहां पर कब्जा नहीं किया, यानी कि उस पर अटैक तो जरूर किया लेकिन कब्जा नहीं किया। बैठे मोहम्मद शाह रंगीला ही रहे उसके बाद उस चेयर पर, लेकिन कब्जा नहीं किया, सिर्फ एक अटैक किया था। और उस अटैक से मराठाज ने यह साबित करना चाहा कि अब हम तुम लोगों से ज्यादा सुपीरियर हैं, ज्यादा पावरफुल हैं, तो आप देख लो हम आपको हरा कर चले आए अपने एम्पायर में वापस, और आप कुछ नहीं कर पाए, यानी कि हम आपसे ज्यादा ताकतवर बन चुके हैं, हम आपसे ज्यादा तेज तर्रार हो चुके हैं, हमारी आर्मी ज्यादा स्ट्रांग है। और ये सारी चीजें जताना चाहते थे मुगल्स को कि अब देख लो हम आप मुगल के जो राजा रहे हैं उनसे ज्यादा सुपीरियर, ज्यादा स्ट्रांग हैं, तो आप लोग अब मराठास को अपना लो और उनकी कहते हैं ना शरण में आ जाओ और हमें अपनाओ और हम रूल करेंगे सारी चीजें। ये था मराठास का यानी कि बाजीराव का एक मोटो, एक गोल, एक टारगेट ऐसा था कि वो बस ये जताना चाहते थे हम सुपीरियर हो चुके हैं, और वो ये चाहते थे कि अब आप हमें एक्सेप्ट कर लो। तो बाजीराव की सोच थी जो एक्सपेंड करने की मराठा एम्पायर को, वो 1720 में स्टार्ट हुई थी, लेकिन अटैक कब किया जाके 1737 में। ठीक है, तो देखो ये एक छोटी बात नहीं थी, क्योंकि बड़ा अटैक करना था, एक मुगल एम्पायर के राजा पर अटैक करना था, दिल्ली पर अटैक करना था, तो इसकी पूरी प्लानिंग में काफी ज्यादा टाइम लगता है, ऐसे मजाक नहीं था। इसलिए स्टार्ट किया था 1720 में, लेकिन अटैक 1737 में हुआ। ठीक है, तो इस तरह से बाजीराव ने दिल्ली पर अटैक किया। इसके बाद क्या हुआ, जैसे बाजीराव ये देख रहे थे कि कैसे निजाम ने, कैसे सादत खान ने, कैसे मुर्शिद कुली खान ने जो राज्य थे उनको कब्जा लिया और उनका टुकड़ा कर दिया मुगल एम्पायर से, जैसे बाजीराव उन पर नजर रखे हुए थे कि कैसे ये अंदर ही अंदर कर रहे हैं। और बाजीराव ने ये देखा कि जब ये सारी चीजें हुई तो मोहम्मद शाह कमजोर पड़ गए, और बाजीराव ने जाकर मोहम्मद शाह पर दिल्ली में अटैक किया, और ये सारी चीजें हुई। और जैसे बाजीराव उन तीनों पे नजर रखे हुए थे, सेम उसी तरह से बाजीराव और उन तीनों पर, यानी कि बाजीराव और वो तीन, निजाम, सादत और मुर्शिद, इन तीनों पर कोई और भी नजर रखे हुए था, और वो लोग थे ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स इन सबको देख रहे थे। ब्रिटिशर्स ने मन में सोचा कि अब ठीक है, हमने बाजीराव यानी कि मराठास की ताकत भी देख ली, और ये निजाम, सादत, ये लोग भी टुकड़े कर रहे हैं मुगल एम्पायर के, तो ये सही समय है इन लोगों को गुलाम बनाने का। बहुत साल कर ली ट्रेडिंग, 100 साल करीब हो चुके थे ट्रेडिंग करते हुए, क्योंकि ब्रिटिशर्स इंडिया में 1600 में आ चुके थे। ठीक है, तो बहुत हो गया ट्रेडिंग करना, अब ये सही समय है इन पर अटैक करने का और इनको गुलाम बनाने का। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स कहीं ना कहीं इन सब चीजों को नोटिस कर रहे थे।
ठीक है। व्हेन द ब्रिटिशर्स सॉ द, अब मुगल्स, अब ब्रिटिशर्स ने मुगल्स की भी ताकत देख ली कि यानी मुगल्स कमजोर पड़ चुके हैं, ठीक है। उन्होंने मराठास की पावर भी देख ली, कैसे मराठास ने मोहम्मद शाह रंगीला को दिल्ली में डिफीट किया, ठीक है। तो ये सब चीजें देख रहे थे ब्रिटिशर्स, बहुत ऑब्जर्व कर रहे थे, बहुत नोटिस कर रहे थे, ठीक है, ये सब चीजें कर रहे थे। और जब ये बाजीराव ने अटैक कर लिया, उन तीनों ने भी कहीं ना कहीं टुकड़े करना शुरू कर दिया अंदर अंदर मुगल एम्पायर के, ठीक है। उसके बाद तीसरी और चीज ये थी कि बाजीराव के जस्ट 2 साल बाद, यानी कि बाजीराव ने 1737 में अटैक किया, उसके 2 साल बाद यानी कि 1739 में नादिर शाह थे। देखो अपना जो ये है ना, ये मान लो, ये सॉरी एक सेकेंड, ये अगर अपना है ना इंडिया ऐसे, तो मैंने आपको बताया था कि इधर सॉरी ये है ना, ये इस तरह से, तो यहां पर मैंने आपको बताया था इस हिस्से में नादिर शाह थे, यानी कि पर्सियन एम्पायर था। ये देखो मैंने यहां पर मैप में लगाया हुआ है, यहां पर अपने ये ऊपर साइड ना एक पर्सियन एम्पायर था जिसके राजा थे नादिर शाह, ठीक है, इसके राजा थे नादिर शाह। और बाजीराव ने 1737 में अटैक किया, सेम 2 साल बाद 1739 में नादिर शाह, पर्सियन एम्पायर काफी दूर था दिल्ली से, लेकिन फिर भी नादिर शाह आए 1739 में और दिल्ली पर वो भी अटैक करने चले आए। और नादिर शाह ने भी मोहम्मद शाह रंगीला को दिल्ली में 1739 में हरा दिया, लेकिन वो लोग भी कब्जा नहीं करने आए थे, ना ही कुछ कोई दिल्ली को जीतना चाहते थे, ना कुछ। वो नादिर शाह का जो मोटो था, जो विजन था, जो नजरिया था उनका, सिर्फ ये था कि वो आए दिल्ली पर, उन्होंने अटैक किया, मोहम्मद शाह रंगीला को हराया, और जितनी भी लूट थी, मतलब जितना वो ले जा सकते थे ना दिल्ली से या मुगल एम्पायर से लूट कर, पैसा हो, चाहे ज्वेलरी हो, चाहे राशन हो, चाहे जितना भी, मतलब जो भी लूट सकते थे वो सब कुछ लूट कर अपने एम्पायर ले गए। तो नादिर शाह का जो था मोटो, वो आए और वो लूट कर चले गए। अब आप ये सोचोगे या फिर आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि नादिर शाह पर्सियन एम्पायर से इतनी दूर से मुगल एम्पायर दिल्ली तक आते चले गए, उनको किसी ने रोका नहीं? तो याद करो, मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि वहां पर मैंने आपको बताया था कि मुगल एम्पायर की कुछ पार्टीज होती थी, ईरानी तुरानी करके, ठीक है। तो सेम उसी तरह से ईरानी पार्टी अगर वहां पर जैसे बॉर्डर पे बैठी हुई थी, ठीक है, तो जब नादिर शाह आ रहे थे, अब ईरानी पार्टी को पता चला कि वो लोग अटैक करने वाले हैं, तो ईरानी के पास आर्मी कम थी। ईरानी पार्टी ने तुरानी पार्टी से कहा कि आप मुझे अपनी आर्मी भेज दो जिससे हमने यहां रोक सके कोई अगर अटैक करता है तो। बट उस टाइम वो पार्टीज भी आपस में लड़ती रहती थी, एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते थे, तो उस तरह से ये पार्टीज भी आपस में एक दूसरे की मदद नहीं करती थी, इसीलिए किसी पार्टी ने उनको रोका नहीं। और नादिर शाह पर्सियन एम्पायर यानी कि अपने एम्पायर थे जिसके वो राजा थे, वहां से इतनी दूर से वो आए, दिल्ली में अटैक किया, मोहम्मद शाह रंगीला को हराया, और उसके बाद जितनी भी लूट थी वो लेकर अपने एम्पायर वापस लौट गए, ठीक है। नादिर शाह कौन थे? किंग थे किसके? पर्सियन एम्पायर के, ठीक है, जो कि पर्सियन एम्पायर प्रॉपरली अटैच था किससे? मुगल एम्पायर से, लेकिन काफी दूर था, ठीक है। तो नादिर शाह सारी लूट लेकर चले गए मोहम्मद शाह रंगीला को हराकर, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब क्या हुआ? बट नो वन रिमूव मोहम्मद से, बस इन दी एंड क्या हुआ? बाजीराव ने भी अटैक किया, चाहे और राज्यों के टुकड़े हुए हो मुगल एम्पायर में इंटरनली, ठीक है, और चाहे नादिर शाह ने अटैक किया हो, लेकिन किसी ने भी मोहम्मद शाह रंगीला को उनकी कुर्सी से हटाया नहीं, ना ही उस पर कब्जा किया। बाजीराव का जो विजन था वो बस ये था कि हम तुमसे सुपीरियर हैं, हम तुमसे ज्यादा पावरफुल है, हमारी आर्मी बहुत स्ट्रांग है, अब तुम मुझे एक्सेप्ट करो और हमें अपना सब कुछ मानो, ठीक है। और नादिर शाह का जो विजन था वो उसने इसलिए अटैक किया था कि वो सारी लूट चाहता था, जितनी भी लूट होती थी, चाहे वो कुछ भी हो, धन दौलत पैसा जो भी होता था वो सब ले जाना चाहता था, और वो ले भी गया अपने एम्पायर। तो ये था इन दोनों के अटैक करने का रीजन और इसके पीछे की कहानी, ठीक है। अब क्या हुआ? ये सारी चीजें देखो, नादिर शाह का अटैक भी ब्रिटिशर्स देख रहे थे, बाजीराव का अटैक भी ब्रिटिशर्स ने देखा, मुगल एम्पायर कितना कमजोर हो चुका ये भी चीज ब्रिटिशर्स को पता चल चुकी थी, ठीक है। मुगल एम्पायर के पास कुछ भी बचा नहीं था क्योंकि नादिर शाह ऑलरेडी इतनी लूट लेकर जा चुका था। उसके बाद मुगल एम्पायर कितना कमजोर पड़ चुका है, इंटरनली उसके खुद के बंदे या खुद के जो सिटीजन्स थे, चाहे वो निजाम हो, चाहे सादत हो, चाहे सूबेदार थे, वो लोग भी अंदर अंदर राज्य के टुकड़े कर रहे थे, फिजिकल डिसइंटीग्रेशन कर रहे थे। तो ये सब कुछ ना ब्रिटिशर्स आराम से देख रहे थे, और ब्रिटिशर्स देखते जा रहे थे, हर किसी की पावर का अंदाजा लगाने चले कि भाई कौन कितना स्ट्रांग है, कौन कितना वीक है। तो जब ये सारी चीजें होती चली गई ना, तब क्या हुआ कि 4 जगह थी
एक था बंगाल, एक था मद्रास, एक था इधर सूरत और इधर था बॉम्बे। ठीक है, अब क्या हुआ, ब्रिटिशर्स का दिमाग बदला। ब्रिटिशर्स ने सोचा अब हम एक काम करते हैं, सूरत और ये बॉम्बे इनको छोड़ते हैं और हम जाएंगे अटैक करने या गुलाम बनाने बंगाल को और मद्रास को। अब हमने पूछा कि भाई बंगाल और मद्रास ही क्यों और सूरत और बॉम्बे क्यों नहीं। उसके पीछे ब्रिटिशर्स ने रीजन दिया। ब्रिटिशर्स बहुत होशियार थे, बहुत चालाक थे और उनके पास टेक्नोलॉजी भी काफ़ी अच्छी थी, बट वो उनकी चालाकी बहुत थी, उनके पास बुद्धि बहुत थी। उन्होंने कहा अभी हम सूरत और बॉम्बे इसलिए रहने देते हैं क्योंकि इसके सबसे ज़्यादा क्लोज में नादिर शाह भी बैठे हैं, नादिर शाह बैठे हैं, ठीक है, और इधर मराठास बैठे हैं, यानी कि अपने डिस्टेंस जो है काफ़ी कम है आपस में। अगर हम यहाँ पर कुछ भी हरकत करेंगे, कोई भी छेड़खानी करेंगे, तो हमारे आसपास हमारे एनिमीज बैठे हुए हैं, यानी कि मराठास और नादिर शाह। तो ये जो है ना बंगाल और मद्रास ये काफ़ी दूर है मराठास से भी और नादिर शाह से भी। तो हम ना इन पर जाकर पहले कब्जा करेंगे, यानी कि बंगाल और मद्रास पे जाके सबसे पहले कब्जा करेंगे। ठीक है, और वो बंगाल और मद्रास ही क्यों चुना, उसके पीछे का रीजन ये था, मैंने आपको बताया था, बंगाल में जहां पर गंगा ब्रह्मपुत्र वो डेल्टा है, ठीक है, वहां पर सॉइल फर्टिलिटी अच्छी है, एग्रीकल्चर काफ़ी अच्छा है, ठीक है, वहां पर उनकी ट्रेडिंग काफ़ी अच्छी होती है, वहां पर रॉ मटेरियल्स बहुत ज़्यादा हैं। तो ये सब चीज़ें ब्रिटिशर्स को मिल रही थी, इसलिए उन्होंने चूज़ किया कब्जा करने के लिए बंगाल और मद्रास। ठीक है, अब क्या हुआ उसके बाद, नादिर शाह ने क्या किया। अब नादिर शाह देखो, जब नादिर शाह इस तरफ नादिर शाह थे ना, दिल्ली तो अपना इधर था। अब ये जो नर्मदा, ये इंदस नदी आप देख रहे हो, इंदस नदी, इसका इसका वेस्ट, इसका ईस्ट साइड नहीं, इसका वेस्ट साइड इधर वाला हिस्सा जो था मुगल एम्पायर में, इंदस रिवर जिधर से पास हो रही थी, उसका वेस्ट हिस्सा नादिर शाह ने कैप्चर कर लिया था। ठीक है, व्हेन नादिर शाह एंड मोहम्मद शाह फॉट, निज़ाम एंड सादत के, अब क्या हुआ, जब नादिर शाह अटैक करने आए थे दिल्ली पे, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, जो सादत थे और निज़ाम थे ये लोग आए और राजा की मदद करने। ठीक है, उसके बाद भी नादिर शाह, देखो निज़ाम और सादत मदद करने आए मोहम्मद शाह रंगीला की दिल्ली में जब नादिर शाह अटैक करने आए थे, लेकिन उसके बाद भी नादिर शाह ने दिल्ली में मोहम्मद शाह को हरा दिया था। अब दूसरी बात यह कि इनमें मोहम्मद शाह रंगीला हो, चाहे निज़ाम हो, चाहे सादत हो, इनमें आपस में कैसे भी रिलेशन रहे हों, लेकिन ये लोग मदद करने आए, इसको हम क्या कहते हैं, लॉयल्टी सपोर्ट। ठीक है, अब क्या हुआ उसके बाद, जब ये देखा, सादत ने ये देखा, निज़ाम ने ये देखा, तो जब वॉर हुआ और फिर भी नादिर शाह मोहम्मद शाह को हराकर चले गए, तो सादत के मन में आया कि बताओ, हम लोगों ने इनकी मदद करने भी आए मोहम्मद शाह की, यानी कि अपने राजा की। ठीक है, उसके बाद नादिर शाह आए और अटैक करके चले भी गए, यानी नादिर शाह भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। तो सादत जी किसके पास गए, सादत जी गए नादिर शाह के पास और नादिर शाह की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो और हमें आपकी छत्र छाया में रहना है, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, आप हमें अपना दोस्त बना लो, और इस तरह से। तो नादिर शाह ने कहा ठीक है, हम आपको अपना दोस्त बना लेते हैं, लेकिन उसके बदले में आप अपना पूरा अवध में जितनी भी लूट है, जितना भी पैसा है आपके पास, जितना भी सब कुछ है ना, वो आप मुझे ला कर दे दो। और जब सादत खान ने ऐसा मना किया कि हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, तो नादिर शाह ने उन्हें धमकाना शुरू किया कि ठीक है, फिर हम आकर अवध पे कब्जा कर लेते हैं। और ये सुनकर सादत डर गया। ठीक है, और सादत डर गया, और उसके बाद जैसे ही किसने, नादिर शाह ने फ़ोन किया, नादिर शाह ने मतलब बात करी, फ़ोन तो नहीं थे, लेकिन उस टाइम जब चीज़ें भेजी कि ठीक है आप हमें अपनी लूट दे रहे हो, अगर नहीं दे रहे हो तो हम आकर आपके उस पर, इस राज्य पर अटैक करते हैं और कब्जा लगाएंगे। तो ये सुनकर सादत जी भाई साहब डर गए, और ये सब सुनते ही, सिर्फ इतना जैसे ही कहा नादिर शाह ने कि हम आपके पर अटैक करने आ रहे हैं, कब्जा करने आ रहे हैं, इतना ही सुनते ही सादत ने सुसाइड कमिट कर लिया, यानी कि आत्महत्या कर ली। उसके बाद सादत की डेथ हो गई, और ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद मैंने आपको बताया कि क्या हुआ, 1737 में बाजीराव ने अटैक किया दिल्ली पे, 1739 में नादिर शाह ने अटैक किया दिल्ली पर, और फिर 1747 में नादिर शाह की डेथ हो गई, यानी कि पर्शियन एम्पायर का एंड हो गया। ठीक है, और उसके बाद एक नादिर शाह के कमांडर थे अहमद शाह अब्दाली, ये कमांडर थे, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा कि हम एक अपना खुद का एम्पायर बनाएंगे, जिस एम्पायर का नाम रखा अफगान किंगडम।
अब इसके आगे की कहानी क्या है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हम एक क्विक रिवीजन और कर लेते हैं शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से कि मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया इस वीडियो में। इस वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया कि अवध, हैदराबाद, बंगाल कैसे ऑटोनोमस स्टेट बने, ठीक है। उसके बाद इनके जो राजा थे वो कौन थे, मुर्शिद कुली खान, निज़ाम और सादत। उसके बाद क्या हुआ, बाजीराव आए, पेशवा थे जो कि मराठास के एक बाजीराव, जिनका एक मेंटालिटी थी कि हम अपने मराठा एम्पायर को एक्सपेंड करेंगे, और 1720 में ये सोच लेकर आए थे बाजीराव। और उसके बाद क्या हुआ, इस तरह से आप पिक्चर में देख सकते हो मराठा एम्पायर एक्सटेंड भी हुआ नॉर्थ साइड में, नर्मदा की नॉर्थ साइड तक एक्सटेंशन चाहते थे। और उसके लिए क्या किया, बाजीराव थे जो ऐसा करना चाहते थे, मराठा एम्पायर को एक्सपेंशन यानी एक्सटेंड करना चाहते थे नर्मदा के नॉर्थ की तरफ। उसके बाद मैंने बताया कैसे हेरिडेटरी कैरेक्टर के बारे में बताया है कि निज़ाम, सादत और मुर्शिद कुली खान की अगर डेथ होती है तो वहाँ के राजा कौन बनेंगे, तो ऑब्वियसली उनके बेटे बनेंगे, यानी कि मुगल एम्पायर की जनरेशन जो आगे प्रोसीड कर रही थी वो अब नहीं बनेगी और मुगल एम्पायर की जनरेशन का एंड हुआ। उसके बाद मैंने 1722, 1724, 1717 क्यों लिखा यहाँ पर, इसका रीज़न मैंने आपको बताया कि ये लोग सूबेदार, सादत खान और मुर्शिद कुली खान ऑलरेडी सूबेदार बन चुके थे 1717, 1722 में, लेकिन बस निज़ाम जो आए थे 1724 में हैदराबाद में, जैसे उन्होंने राजा हैदराबाद को कब्जाया, उन सारी चीज़ों को देखकर सादत खान और मुर्शिद कुली खान के मन में ऐसे विचार आए और उन्होंने भी अवध और बंगाल को हैदराबाद की तरह डिसइंटीग्रेट किया मुगल एम्पायर से। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मैंने बताया बाजीराव ये सारी चीज़ें देख रहे थे अंदर की इंटरनली कैसे ये तीनों लोग मुगल एम्पायर को तोड़ रहे हैं, ठीक है। और इन सब चीज़ों से बाजीराव ने सोचा कि मोहम्मद शाह रंगीला काफ़ी वीक होंगे, ठीक है। और इसी तरह से बाजीराव गए और 1737 में एक बड़ा अटैक किया दिल्ली एम्पायर पर और मोहम्मद शाह को हरा कर चले आए। लेकिन हरा कर चले आए, कब्जा नहीं किया। इसके पीछे रीज़न ये था, बाजीराव चाहते थे कि आप ये देखो कि हम कितने ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं और हम आपसे सुपीरियर हैं, हम बहुत पावरफुल है, हमारे पास आर्मी है, हमारे पास टूल्स, टेक्नोलॉजी, पैसा, बहुत कुछ है, हम आपको डिफीट कर दिए और आप देखो हम वापस चले आए। तो वहाँ वो लोग मराठाज एम्पायर यानी बाजीराव चाहते थे एक ऐसी सोच मुगल्स में छोड़ना कि हम ऑलरेडी इतने स्ट्रांग हो चुके हैं तो आप हमें एक्सेप्ट कर लो। इसके बाद क्या हुआ, ये सब चीज़ें जब बाजीराव कर रहे थे या वो इंटरनली निज़ाम, सादत और मुर्शिद कुली खान ये सारी चीज़ें कर रहे थे, इन सब चीज़ों को ब्रिटिशर्स बहुत अच्छे से देख रहे थे, कैसे मुगल एम्पायर कमज़ोर पड़ रहा है, कैसे ये सब लोग अटैक कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और ब्रिटिशर्स ने सोचा जब ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं यानी कि एक अच्छा मौका आने वाला है कि जब हम इंडिया में इन सब लोगों को गुलाम बनाएंगे, ठीक है। और ये सारी चीजें जब बाजीराव ने 1737 में इंडिया पर यानी कि दिल्ली पर अटैक कर चुके थे, उसके बाद नादिर शाह ठीक 2 साल बाद अटैक किया दिल्ली पर 1739 में, और नादिर शाह दिल्ली से यानी कि मुगल एम्पायर जितनी भी लूट थी, जितनी भी ले जा सकते थे वो सारी लूट लेकर अपने एम्पायर वापस चले गए। नादिर शाह के एम्पायर का नाम था पर्सियन एम्पायर, जो कि ठीक सटा हुआ था किससे, मुगल एम्पायर से। लेकिन नादिर शाह भी सिर्फ लूट लेना चाहते थे मुगल एम्पायर की, वो भी दिल्ली पर कब्जा करना नहीं चाहते थे। और उसके बाद क्या हुआ, ब्रिटिश ने प्लान बनाया कहाँ पर सबसे पहले कब्जा करने का, वो था मद्रास और बंगाल। और बंगाल क्यों, क्योंकि वहाँ पर एग्रीकल्चर अच्छा है, वहाँ की सॉइल फर्टिलिटी बहुत अच्छी है, वहाँ पर रॉ मटेरियल्स काफ़ी ज़्यादा उपलब्ध है, वहाँ पर ट्रेडिंग वो अच्छे से कर रहे थे, वहाँ पर उनको बहुत सारे बेनिफिट्स थे, और वो मराठास से और नादिर शाह से डिस्टेंस पर भी थे यानी काफ़ी दूर थे, ठीक है। इसलिए उन्होंने यहाँ सूरत और बॉम्बे को छोड़ दिया और वो गए कहाँ, बंगाल और मद्रास की तरफ। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मैंने आपको बताया नादिर शाह ने कैप्चर कर लिया कौन सा हिस्सा, इंदस का वेस्ट साइड वाला हिस्सा। और उसके बाद नादिर शाह यानी कि जब नादिर शाह अटैक करने आए थे दिल्ली पर, उस टाइम निज़ाम और सादत मदद करने भी आए मोहम्मद शाह रंगीला की, लेकिन फिर भी नादिर शाह ने हरा दिया। और ये सारी चीज़ें देखकर सादत काफ़ी इंप्रेस हुए थे, खुश हुए थे, या फिर डर गए थे ऐसा समझ लो। और सादत गए किसके, नादिर शाह के पास, और नादिर शाह की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। नादिर शाह ने कहा ठीक है हम आपको अपना दोस्त बना लेते हैं, उसके बदले में आप अपने राज्य की सारी लूट लाकर मुझे दे दो, ठीक है। और ये जब सब कुछ मना कर दिया सादत ने देने को, तो नादिर शाह ने कहा कि हम आपके राज्य पर भी अटैक करेंगे और उसको कब्जा कर लेंगे। तो ये सब सुनकर, ये सब चीज़ें देखकर डर गया सादत, सादत ने सुसाइड कमिट कर लिया यानी कि आत्महत्या कर ली। और उसके बाद क्या हुआ, 1737 में एक बाजीराव अटैक जो मैं रिवीजन बता रहा था, 1739 में नादिर शाह अटैक में दिल्ली पे गया, और 1747 तक नादिर शाह की डेथ हो गई जो कि पर्सियन एम्पायर का अंत हो गया। और उसके बाद नादिर शाह के एक कमांडर थे अहमद शाह अब्दाली, उन्होंने खुद का एम्पायर बनाया जिसका नाम था अफगान किंगडम। तो यही था आज के इस वीडियो में गाइस। बस ये चाहता हूँ कि मैं आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।